देखो, सबसे पहले अपन ने शुरू किया था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। उसके बाद में सबसे पहले कौन थी? व्यथित महिला। आवाज नहीं देके, व्यथित महिला कौन थी? किसी भी आयु वर्ग की ऐसी महिला जो इस बात का आरोप लगाती है कि वो प्रतिवादी के द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, चाहे वो वहां पे नियोजित हो या नहीं, वेदर शी एम्प्लॉयड और नॉट। उसके और घर के संबंध में वो महिला जो वहां पे घर पे एम्प्लॉयड है। उसके बाद में कर्मचारी। कर्मचारी से क्या मतलब था? ऐसा कोई व्यक्ति जो वहां पे सीधे या किसी एजेंट के माध्यम से स्थायी, अस्थायी, एडोक, टेम्परेरी, डेली वेज, स्वैच्छिक कार्य कर रहा हो। इसमें संविदा कर्मी, सहकर्मी, ट्रेनी, अप्रेंटिस, प्रोबेशनर, ये सब भी शामिल। फिर एम्प्लॉयर वो आपको पता ही है। उसके बाद में कार्यस्थल, सरकार वाले, प्राइवेट, एनजीओ वाले, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, आपके खेल स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर, काम के सिलसिले में विजिट किया गया स्थान, यूज किया गया व्हीकल, घर या निवास स्थान, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां 10 से कम लोग काम करते। और उसके बाद में यौन उत्पीड़न, शारीरिक संपर्क, यौन अनुग्रह की मांग, अश्लील चित्रण, अश्लील टिप्पणियां, और उसके अलावा भी और भी कोई अवांछनीय वर्बल, नॉन वर्बल, इस प्रकार का काम। उसके अलावा भी कोई वादा या धमकी, शत्रुतापूर्ण वातावरण, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, काम में बाधा और असुरक्षा या उसको सम्मान को खतरा हो। उसके बाद में आईसीसी आपको पता ही 10 सदस्य होंगे, महिलाएं होंगी 1+3, महिलाओं का बहुमत, एक अध्यक्ष होगी, वो भी कौन होगी? महिला। एक सदस्य एनजीओ से, कार्यकाल 3 साल। सामान्यतः शिकायत आईसीसी में जहां भी 10 से ज्यादा अधिक लोग हैं वहां आईसीसी का गठन अनिवार्य है। उसके बाद में एलसीसी में कितने? 1+10 बराबर सेम बातें थी लगभग। SC ST का आदमी होना चाहिए, पदेन सदस्य होना चाहिए, सामाजिक कल्याण वाला था, और महिला और बाल विकास वाला था। सामान्यतः शिकायत आईसीसी में की जाती है, लेकिन निम्न परिस्थितियों में शिकायत एलसीसी में, जब आईसीसी का गठन ही नहीं हुआ हो, शिकायत नियोक्ता के खिलाफ हो या घर में काम करने वाली महिलाएं, शिकायत दर्ज की जा सकती है 90 दिन में। 90 दिन का और एक्सटेंड दिया जा सकता है। महिला खुद शिकायत कर सकती है, कोई अन्य व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है। उसका कोई उसमें विधिक वारिस भी, उसमें सब कुछ नाम, पता, घटना लिखित होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, और समझौता किया जा सकता है, लेकिन समझौता का आधार क्या नहीं होना चाहिए? मौद्रिक आधार नहीं होना चाहिए। सुनवाई की प्रक्रिया 90 दिन में है जो सुनवाई करनी होती है। सुनवाई के दौरान सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, दोनों पक्षों को बुलाना होता है, और एक पक्ष भी, और क्या नाम कहते हैं इसको, ये आपके जो क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जा सकता है। कदाचार मान के क्षतिपूर्ति के आधार पर महिला को कितना मानसिक उत्पीड़न, पीड़ा या आत्मा कष्ट हुआ है, उसको कितना चिकित्सा व मेडिकल खर्चा हुआ है, उसकी जीविका को कितनी हानि हुई है, और सामने वाले की वित्तीय स्थिति। सुनवाई के दौरान भी कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। उसको महिला को अवकाश दिया जा सकता है, इसका ट्रांसफर, उसका ट्रांसफर, और भी कोई वाजिब मांग है वो मांगी जा सकती है। उसके बाद में नियोक्ता के कर्तव्य, आईसीसी का गठन करेगा, वहां पे सेफ सिक्योर वातावरण बनाएगा, महिला को जागरूक करेगा, सेमिनार, पोस्टर, महिला की और जो समितियां जांच करी उनकी सहायता, महिला का अगर लीगल एक्शन, कानूनी सहायता लेना चाहे तो उसकी सहायता करना, ये सब उसके सेमिनार वाला हो गया। ये सब क्या थे? नियोक्ता के कर्तव्य। और जुर्माना 50,000 या दोबारा करने पर 1 लाख या संस्था का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। आईसीसी एलसीसी सदस्यों को कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है जब उन्होंने कोई अनुशासनिक कार्रवाई, कोई अपराध चल रहा हो या जांच लंबित हो या साबित हो गया हो, या फिर उन्होंने पद का दुरुपयोग किया हो, या जांच की जो बातें उनको सार्वजनिक पब्लिक कर दिया हो। तो ये अपने पहला एक्ट था, कौन सा? कार्यस्थल पर यौन। उसके बाद अपन घरेलू हिंसा पे व्यतीत महिला, उसमें किसी भी आयु वर्ग महिला जो आरोपी के साथ कैसे घरेलू नातेदारी में, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, और फिर उसका आरोप है कि वो प्रतिवादी के द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार हुई। उसके बाद में घरेलू नातेदारी, 2 व्यक्तियों के बीच में ऐसी नातेदारी जो साझी गृहस्थी में, कॉमन हाउस होल्ड में एक साथ रहते हैं, और उनका संबंध रक्त संबंध, विवाह के समान, और दत्तक और संयुक्त परिवार के रूप में, जॉइंट फैमिली के रूप में है। उसके बाद में साझी गृहस्थी, ऐसी गृहस्थी जहां व्यतीत महिला रहती और वो उन दोनों के जॉइंट ओनरशिप में है, जॉइंट किराएदारी में है, या जॉइंट फैमिली के रूप में। उसके बाद में घरेलू हिस्सा, प्रतिवादी के द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य, लोक आचरण जो व्यतीत महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या उसकी शारीरिक या मानसिक भलाई की हानि होती हो। इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन उत्पीड़न भी शामिल है। उसके बाद में प्रतिवादी भी क्या है? व्यस्त पुरुष, कोई भी जो महिला के साथ कैसे घरेलू नातेदारी में है या उसका जिनके विरुद्ध महिला ने अनुतोष चाहे या कोई शिकायत दर्ज कराई। हिरल हरसोरा वर्सेज कुसुम हरसोराबाद में व्यस्त पुरुष शब्द हटा दिया। उसके बाद में घरेलू घटना महिला के शिकायत करने पर निर्धारित प्रारूप में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में तैयार की गई रिपोर्ट,
सेवा प्रदाता कोई भी एनजीओ सोसाइटी ट्रस्ट जो राजस्थान के सरकार के सेवा नियमों के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर्ड है। उसके बाद में संरक्षण अधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं, महिला की सहायता करेंगे, महिला को अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। 3 प्रकार की सहायता थी, लीगल, मेडिकल, शेल्टर, आश्रय सहायता। और डीआई या डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा, उनकी फोटोकॉपी भेजेगा, जो उन्होंने आदेश दिए उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगा। सुनवाई की प्रक्रिया 3 दिन में पहली सुनवाई, 7 दिन में फाइनल सुनवाई। सुनवाई की रिकॉर्डिंग की जा सकती है, काउंसलर की सलाह भी ली जा सकती है। और 5 प्रकार के आदेश दिए जाते हैं, संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर, निवास आदेश, रेजिडेंस ऑर्डर, इकोनॉमिक आर्थिक आदेश, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति आदेश, अभिरक्षण, कस्टडी ऑर्डर। फिर राज्य सरकार के कुछ कर्तव्य थी, कानून का प्रचार प्रसार करना, ट्रेनिंग करना, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करना, प्रोटोकॉल का निर्माण करना। और उसके बाद में 20,000 या 1 साल की सजा। ये अपने कौन सा था, घरेलू हिंसा। उसके बाद में बाल श्रम 1986 से पहले वो कानून था नहीं, 86 से बाद में कानून आया जिसमें कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चे काम कर सकते हैं लेकिन खतरनाक काम नहीं कर सकते हैं। 14 वर्ष से ऊपर वालों के लिए कोई प्रोविजन नहीं था। 2009 में राइट टू एजुकेशन आ गया, दोनों में क्या हो गया, विरोधाभास। 2016 में नया कानून जिसमें कहा कि 14 वर्ष तक के बच्चे कोई भी काम नहीं कर सकते, 14 वर्ष से ऊपर वाले खतरनाक काम नहीं कर सकते, 14 वर्ष से नीचे वाले 2 प्रकार के काम कर सकते, पारिवारिक व्यवसाय में सहायता कर सकते हैं, कलाकार के रूप में काम कर सकते, फैमिली कार्य कर सकते हैं। उसमें कुछ शर्तें थी, 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं, स्कूल टाइम में नहीं कर सकते, शाम को 7 से सुबह के 8 नहीं कर सकते। और जो ये वाला था कलाकार में 5 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, सर्कस में नहीं कर सकते हैं, शिक्षा प्रभावित नहीं होनी। कुछ और बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का, उनके रहने का, समयबद्ध पोषक आहार का, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का, यौन अपराधों से सुरक्षा, इन सब कामों में बालक की इच्छा और सहमति आवश्यक है। उसके बाद में था कि 14 वर्ष से ऊपर वालों किशोरों के लिए, उनके लिए कि एक दिन में 6 घंटे ज्यादा नहीं, 3 घंटे के बाद में 1 घंटे का ब्रेक, और शाम को 7 से सुबह के 8 तक काम नहीं, वीकली ऑफ, ओवर टाइम नहीं करवाए जाए। और क्या था, यही था। हाँ, उसके बाद में तकनीकी सलाहकार समिति 1+10 होंगे, कौन कौन से काम खतरनाक है उनको जोड़ने की सलाह देगी। जुर्माना पहली बार में माता पिता को माफ है, दूसरी बार में 10,000 है, कोई दूसरा व्यक्ति तो 20 से 50,000 और 6 माह से 2 साल की सजा है। एक बाल श्रम पुनर्वास पेंसिल प्लेटफॉर्म में बाल श्रम पुनर्वास निधि 15,000 रुपए और जुर्माने वाली राशि। अधिष्ठाता स्थापन किया कोई भी ये शॉप, वर्कशॉप, होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर, इस्टेब्लिशमेंट और जिसको इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अंतिम कंट्रोल, फाइनल कंट्रोल प्राप्त है वो अधिष्ठाता, ऑक्यूपायर। ये अपने कौन सा, बाल श्रम। उसके बाद में पोक्सो। पोक्सो में सबसे पहले बालक कौन है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है। पहला हमला था प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिटेटिव सेक्सुअल असोल्ट। लिंग का प्रवेशन, लिंग के अलावा शरीर का कोई अन्य भाग या अन्य कोई वस्तु या माउथ वाली कंडीशन। उसके बाद में गुरुतर, कुछ लोग थे, पुलिस, ये अपने सेना वाले, सशस्त्र बल, धार्मिक वाले, आपके शिक्षण संस्था वाले, घरेलू रिश्तेदार, नातेदार, और कुछ परिस्थितियां। क्या परिस्थितियां, 12 वर्ष से कम उम्र हो, यदि हमला बार बार किया हो, सामूहिक किया हो, गर्भवती हो गई हो, गर्भवती होते हुए किया गया हो, या पीड़ित मानसिक रूप से डिसेबल या मृत्यु हो गई हो, या हिंसा या प्राकृतिक आपदा के साथ। उसके बाद में सेक्सुअल असोल्ट या लैंगिक हमला, लैंगिक आशय से इन अंगों का स्पर्श या प्रवेशन के बिना शारीरिक संपर्क, फिजिकल कॉन्टेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। उसके बाद में इसका गुरुतर सेम कंडीशन। उसके बाद में सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न, कोई शब्द, ध्वनि या इशारा, बालक का पीछा करना, शरीर या शरीर का कोई भाग दिखाना, अश्लील चित्र दिखाना, या कोई धमकी देना, या उसको प्रलोभन, एंटाइस करना, अश्लील प्रयोजन, पोर्नोग्राफी पर्पज के लिए क्या देना, प्रलोभन देना। पोर्नोग्राफिक पर्पज क्या होता है, किसी बालक को सीधे सीधे लैंगिक काम में शामिल कर लिया, सीधे या फिर नकली काम में, या उसको जन्नांगों का प्रदर्शन, या उसको ऑब्सीन या इंडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो। शिकायत कहां कर सकते हैं, पुलिस में, या एक यूनिट भी बन रखी है स्पेशल, उसमें शिकायत कर सकते हैं। कोर्ट में कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे, उसकी गरिमा का, मित्रतापूर्ण वातावरण और उसकी प्राइवेसी को, क्षतिपूर्ति को, कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे उसको पहले ही बताना पड़ेगा और बार बार नहीं बुलाया जाए। पुलिस में भी कुछ बातों को ध्यान में, महिला होनी चाहिए, कम से कम एसआई होनी चाहिए, पुलिस स्टेशन में नहीं, रात में तो बिल्कुल नहीं, उसकी पसंदीदा जगह पर वो किसी को साथ में रख सकता है। ट्रांसलेटर रात में नहीं रखा जाएगा, और अगर आरोपी से संपर्क नहीं हो, खतरनाक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। महिला डॉक्टर है, जांच करवानी तो महिला डॉक्टर होनी चाहिए। उसमें सहायता करने वालों को भी समान सजा है, जगह उपलब्ध करने वालों को भी समान सजा। और ई पोक्सो बॉक्स,
ये अपना कौन सा हो गया, पोक्सो। उसके बाद में माता पिता, बालक कौन है, चाहे वो बालक बेटा बेटी, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, दत्तक हो, सौतेले हो, कोई भी हो, दामाद और पुत्र वधू और पोते पोती और अवयस्क बालकों की विधिक सर, ये पता है तो माता पिता पता है। उसके बाद में नातेदार कौन है, निसंतान चाइल्ड लेस सीनियर सिटीजन का ऐसा विधिक वारिस लीगल हायर जो अवयस्क नहीं और उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति में कब्जा या संपत्ति को विरासत में प्राप्त करेगा। भरण पोषण गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आहार, वस्त्र, आवास, निवास, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, चिकित्सा परिचर्या और उपचार। उसके बाद में कल्याण की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए फिजिकल भरण पोषण वाली बातें, साथ में आमोद प्रमोद और अन्य सुख, रिक्रिएशन एंड अदर एमिनिटीज। उसके बाद में भरण पोषण अधिकरण होगा, एसडीएम होगा। शिकायत कौन कर सकता है, कोई भी शिकायत कर सकता है, स्वयं प्रणाली से भी ले सकते हैं। कहाँ शिकायत कर सकते हैं, जहां वो रह रहे हो, अंतिम बार रह रहे हो, जहां बच्चे रह रहे हो। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा। अगर एक्स पार्टी निर्णय भी दिया जा सकता है। मासिक भत्ता, उसके लिए किसी चीज को ध्यान में रखा जाएगा, उसकी इनकम क्या है और उसके जीवन स्तर, उनके रहने का तरीका, जीवन स्तर को भी ध्यान में रखा जाएगा। 1 माह के अंदर आपको जमा करवाना है, वरना क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा और वरना कानूनी वसूली की जाती है। और 60 दिन में अंदर आप अपील कर सकते हो अपील ट्रिब्यूनल को। और उसके बाद में आपके राज्य सरकार के कर्तव्य कि वृद्धाश्रमों की स्थापना की जाएगी। ऐसे वृद्धाश्रम जहां कम से कम 150 लोग रह सके, अलग लाइन, अलग बेड, गंभीर क्रोनिक डिजीज की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी और कानून का प्रचार। और अगर माता पिता के साथ दुर्व्यवहार या माता पिता को छोड़ देते हैं तो 3 से 6 माह की, 5 से 10 हजार का जुर्माना। उसके बाद अपन किस पे आगे थे, वो सूचना का अधिकार। सबसे पहले सूचना, कोई भी अभिलेख या दस्तावेज, फिर सिलेबस वाली बातें, निविदा वगैरह ये, या कोई विचार या सलाह, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक डाटा मटेरियल। प्राइवेट की वो बातें जो पब्लिक अथॉरिटी द्वारा किसी कानून के तहत मांगी जा सकती। उसके बाद में सूचना का अधिकार, अभिलेख या दस्तावेज की जांच, जांच के दौरान टिप्पणियां, प्रमाणित प्रति, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में तो उसकी डिजिटल कॉपी, सरकारी काम चल रहा है तो नमूने। उसके बाद में पब्लिक अथॉरिटी संविधान के द्वारा स्थापित हो, संसद या विधानमंडल के द्वारा स्थापित हो, या फिर आपके सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, पूर्णतः या आंशिक, फुल्ली या पार्शियली ओवन बाय गवर्नमेंट। उसके बाद में प्रक्रिया 3, लोक सूचना अधिकारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर लिखित में होनी चाहिए और 10 रुपए फीस है। बीपीएल वालों के लिए वो भी नहीं है। निजी का कारण बताना आवश्यक नहीं है। निजी जानकारियां, प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं लिखित होनी चाहिए। अगर लिख नहीं सकते तो अगले वाला लिखने की व्यवस्था करेगा। सूचना देने का समय सामान्य 30 दिन में, किसी दूसरे विभाग है तो 35 दिन में, थर्ड पार्टी के तो 40 दिन में, और अगर जीवन मरण का प्रश्न है तो 48 घंटे। उसके बाद में कि कौन कौन सी सूचनाएं नहीं मांगी जा, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता वाली सूचना कोर्ट ने रोक लगा रखी हो, दूसरे देशों से विश्वास में प्राप्त की गई सूचना सुप्रीम कोर्ट या कानून में रोक लगा रखी हो, कॉपीराइट के मामले, कैबिनेट के दस्तावेज, सांसद विधानमंडल के विशेषाधिकार, कार्यालय की गोपनीय और जिसे व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा कम होती। कुछ तो पब्लिक अथॉरिटी को ही बाहर रख रखा है। कौन कौन सी, अपनी जो आसूचना एजेंसियां है, रेवेन्यू वाला और उसके बाद में सेना वाले, इनको बाहर रख रखा है। फिर इसका निपटारा कैसे है कि या तो सूचना देगा, नहीं देगा, ट्रांसफर है तो उसको लिखित में सूचना देगा, अगर आवेदन रद्द दिया तो उसका कारण बताना आवश्यक है, अपील अधिकारी का नाम समय ये भी बताएगा। और उसके बाद में यह था कि अपील, तो अपील सामान्यतः प्रथम अपील अधिकारी के, उससे संतुष्ट नहीं हो तो राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग को अपील की जाती है। और उसके बाद में लोक प्राधिकरण, और जुर्माना था 250 से लेके 25,000। लोक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी के कुछ कर्तव्य थे कि एक तो किसी अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी, उससे सीनियर को अपील सूचना अधिकारी। और उसके बाद में सारी पहले से इतनी सूचना दे देना कि आरटीआई का यूज कम से कम करना पड़े, सारी सूचनाओं को सिस्टमेटिक वे में रखना कि जब भी सूचना मांगे तब आराम से सूचनाएं दी जा सके। उसके बाद में थर्ड पार्टी के, आवेदन करने वाला, सामने वाला, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति क्या है, थर्ड पार्टी। फिर किस पे आ गए थे, बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा क्या, मानव की बुद्धि द्वारा सर्जित ऐसी संपदा जिनका भौतिक अस्तित्व न हो और जिनका कमर्शियल यूज, व्यावसायिक उपयोग संभव हो। बौद्धिक संपदा उनके ये अधिकार थे। नकारात्मक अधिकार है, नेगेटिव है क्योंकि ये बाकी लोगों को रोकते हैं, मोनोपोलिस्टिक राइट है। 2 संस्थाएं, WTO और WIPO। पेटेंट कानून था 1970 में, 20 साल के लिए। प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों 2 मुद्दे थे, एवरग्रीनिंग और कंपलसरी। एवरग्रीनिंग में ग्लीवेक और इसमें नेक्सावर विवाद। कॉपीराइट का कानून 1957 का, जीवन भर के लिए, मरने के बाद भी 60 साल। कॉपी लेफ्ट, उसके बाद में जे टैग 1999 10 साल के लिए। उसके बाद में IC का डिजाइन, उसके लिए 2000 का कानून है। पौधों की किस्में 2001 का कानून है।
ट्रेडमार्क ट्रेड ड्रेस इनका 1999, ट्रेड डिजाइन का 2000, एक पारंपरिक अपनी वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी भी बना रखी। ये अपने बौद्धिक संपदा, साइबर क्राइम, कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध क्या कहलाते हैं? साइबर अपराध। और उसके बाद में अपने ये क्यों खतरनाक है, अधिक चिंता का विषय क्यों है? कि उनको फिजिकली कंट्रोल नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं होती है, कोई लोकेशन नहीं होती है, पकड़ना मुश्किल है, एक साथ खूब सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरे अपराध भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये क्या है? अधिक खतरनाक। फिर अपने हमले, सबसे पहले हैकिंग, पता है आपको, फिर उसके बाद में सलामी, छोटी छोटी राशि, उसके बाद में पहचान चोरी, दो तरीके, फिशिंग और विशिंग। फिशिंग तो मैसेज के माध्यम से, विशिंग कॉल के माध्यम से। और साइबर स्क्वाटिंग, डोमेन नेम को पहले रजिस्टर कर लिया जाता है। और उसके बाद में साइबर मानहानि, साइबर धमकी, वेबसाइट डिफेसमेंट, बोट नेटवर्क, दूर बैठे हुए खूब उपयोगकर्ताओं को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जैसे वो क्लिक करते हैं, जोम्बीज बन जाते हैं, इनको पकड़ना मुश्किल है क्योंकि जोम्बीज को बदल बदल कर काम करते। इसके लिए आईटी एक्ट 2000 लाया गया, 2008 में संशोधन है। इसके कुछ उद्देश्य हैं: डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता दी है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज किया गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन को, साइबर अपराधों को परिभाषित और उनके लिए सजाओं के प्रावधान, उनके लिए नियम वगैरह भी बनाए गए। धारा 70B, सेंट्रल इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, दो प्रकार नोडल एजेंसी है, दो प्रकार के काम, समन्वय और कभी हमला हो जाए तो हरकत में आकर कार्य करना। सरकार ने और क्या क्या कर रखा है? तो आईटी अधिनियम 2000, सीआरटी का गठन, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम 2013 में नीति रणनीति, साइबर सुरक्षित भारत पहल, साइबर सिक्योर इंडिया पहल, और डिजिटल डाटा, ये बिल भी, एंटी साइबर क्राइम सेल। और भी कुछ किया जा सकता है, तो उसके लिए अपन लिखा था क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय, टास्क फोर्सेस का गठन किया जाए, पुराने जो अतीत में अपराध हो गए उनका अध्ययन किया जाए, और अपराध विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ाया जाए, साइबर आधारभूत अवसंरचना को विकसित किया जाए, जागरूकता चलाई जाए। ये सब अपन ने क्या पढ़ा था उसके साइबर अपराध के सुझाव में। तो ये अपना कौन सा हो गया? साइबर अपराध। उसके बाद में अपन किस पे आ गए? लैंड लॉज पे। सबसे पहले नजुल भूमि, आबादी सीमा के अंदर ऐसी भूमि जो राज्य सरकार, गांव, कस्बा, सर्कल, यहाँ पे आबादी भूमि के अंदर ऐसी भूमि जो राज्य सरकार में निहित, स्टेट गवर्नमेंट में वेस्टेड है। फिर अधिकारियों के नाम देखे थे, एसडीएम, कलेक्टर था, आपको बताइए। उसके बाद में लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, एक लैंड सेटलमेंट, लैंड रिकॉर्ड का एक बॉस था, डायरेक्टर, लैंड सेटलमेंट का था कमिश्नर। इन सब के ऊपर एक संस्था रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, और इन सब के ऊपर भी एक रेवेन्यू बोर्ड। और उसके बाद में राजस्व बोर्ड के काम थे कि सबसे सुप्रीम रेवेन्यू अपील, रेफरेंस और रिवीजन में सारे के सारे रेवेन्यू कोर्ट, सारे के सारे रेवेन्यू ऑफिसर इसके सबऑर्डिनेट, इन सब का कंट्रोल और अधिक्षण इसके पास। किसी मामले को बेंच, किसी मामले को हाई कोर्ट, और अपने रजिस्टर वगैरह का रख रखाव और अपने नियम खुद बना सकता है। उसके बाद में अपील के प्रावधान, तहसीलदार की कलेक्टर को, कलेक्टर की एसडीएम को, बाकी की आपको पता है। ये पता है तो सेकंड अपील के प्रोविजन पता है। और टाइम पीरियड 30, 60, 90, कहां कहां अपील नहीं की जा सकती है। कालातीत, टाइम बार्ड हो गया हो, या फिर अंतरिम इंटरिम ऑर्डर हो, या फिर जिसको अंतिम घोषित कर रखा हो, या पुनरीक्षण के मामले में अगर आपकी फाइल को अस्वीकार कर दिया तो उस अस्वीकृति के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। उसके बाद में अभिलेख और सर्वेक्षण वाले काम, उसके मामले में 3 काम किए जाते हैं: सीमांकन, नक्शे, रजिस्टर वगैरह तैयार करना, जिसमें अधिकार अभिलेख। पहला था खेवट, खेवट में अभी भू संपत्तिधारी कौन है, सीमा और हितों का। खतौनी में व्यक्तियों का विवरण होता है, चाहे वो कास्ट करने वाले, अन्य प्रकार से, या फिर आदिवासी ऑक्यूपाइंग वाले व्यक्तियों का विवरण होता है। माफी में कौन माफ है, इन तीनों को अधिकार अभिलेख। धारा 114, धारा 120 में गांव का रजिस्टर, नदी से प्रभावित क्षेत्र, अनिश्चित कास्ट वाला, राजस्व कितना है, कौन दे रहा है, कौन कौन सी जमीन माफ है। धारा 114 और 120 वाले मिलके वार्षिक दस्तूर, गवाही या वाजिबुल अर्ज। 173 गांव के निवासियों के अधिकार और कर्तव्य। ये मोटी मोटी बातें अपने कौन सी थी इसमें? लैंड रेवेन्यू। उसके बाद में टेनेंसी, परिभाषाएं, कृषि वर्ष पता है आपको, कृषि पता है। उसके बाद में काश्तकार, जो स्वयं या नौकरों के माध्यम से सिर्फ खेती पर, कृषि पर निर्भर है। आसामी, जो व्यक्ति लगान देता है, अजमेर के ये वाले, आबू के वो वाले। उसके बाद में सिकमी आसामी, जो भूमि के आसामी से भूमि ग्रहण करता है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता। नालबट कुएं के स्वामी को उस पानी के बदले में जो भी भुगतान किया गया। सायर, सायर में वे सब सम्मिलित है जो भी पट्टाधारी या अनुज्ञाधारी और अनअधिवासित भूमि से ऐसी उपज जैसे घास, फूस, फल, फूल, गोंद आदि के लिए भुगतान किया जाता है। उसके बाद में खुदकाश, कि किसी राज्य किसी भाग में भू संपत्तिधारी द्वारा स्वयं कास्ट, चाहे उससे पहले कुछ भी बोलते हो, सिरी, हवाला, निजी जोत, घर खेड़ा, खुदगास, अब से वो क्या है, सिर्फ खुदगास।
विश्वदार ऐसा व्यक्ति जिसे विश्वदारी प्रथा के अनुसार गांव या गांव का कोई भाग मिला हो। अजमेर का खेवट था और उसमें 4 प्रकार के किसान है, मालिक है, खातेदार है, खुदगास्त है और गैर खातेदार। उसके बाद में कुछ जमीन ऐसे जहां पे किसी को भी खातेदारी अधिकार नहीं दिए जाए। गोचर भूमि हो गई, सिंगाड़े वाले, सरकार के कृषि विभाग, रेलवे, नहर वाली, पानी का टांका वाली, शिक्षण संस्थान और आपके खेल के मैदान, यहाँ पे किसी को भी खातेदारी अधिकार, सेना वाली भूमि। उसके बाद में किसानों के प्राथमिक अधिकार। प्राथमिक अधिकार क्या था? निवास हेतु मकान, मकान का अधिकार है। पट्टे का है, पट्टे का प्रमाणीकरण है और उसके बेगार नहीं, लगान के अलावा और कुछ भी नहीं। घर से संबंधित सामग्री को यूज ले सकता है। अवैधानिक, उसको इलीगल बाहर नहीं, लीगल बाहर निकाला जा सकता है। लीगल कब निकाला जाए? जब उसने क्या कर लिया? अतिक्रमण कर लिया हो, पट्टे की शर्तें तोड़ दी हो, पट्टे का रिन्यू नहीं करवाया हो, लगान नहीं दे रहा हो। भूमि सुधार की भी कुछ बातें थी। भूमि सुधार में क्या था कि अगर वो रहने के लिए मकान बनाता है, भूमि को समतल करवाता है, पानी का टांका वगैरह बनाता है, बाढ़बंदी करवाता है, इन सब कामों को रिन्यू करवाता है। उसके बाद में वृक्षों से संबंधित प्रावधान कोई भी काट सकता है, उसको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद में कि कब कब आपके काश्तकारी अधिकार चले जाएंगे। आपके अधिकार जब आपके क्या उत्तराधिकारी छोड़े बिना ही मृत्यु हो गई हो, दान में दे दी हो, बेच में दी हो, विदेश चला गया हो, या फिर सरकार ने एक्वायर कर ली हो, या आपने समर्पण ही कर दिया हो, या परित्याग कर दिया हो, तब आपके उस पर अधिकार चले जाएंगे। इसकी विशेषताएं थी, एक रूप विधि होती है और SC/ST के हितों को भी ध्यान में रखा गया, उनके अधिकार और भूमि जो किसान उनको अधिकार वगैरह दे रखे, ये इसकी विशेषता है। ये अपने लैंड लॉज हो गए। उसके बाद में अपन किस पे आ गए थे? इन परिभाषाओं को देख लेते हैं एक बार फटाफट कि सबसे पहले व्यक्तित्व विधि द्वारा निर्मित ऐसी जिसे कुछ अधिकार और कर्तव्य, 1 मिनट की बात है। फिर उसके बाद में अधिकार विधि द्वारा ही मान्य, विधि द्वारा ही संरक्षित। उसके बाद में कर्तव्य, जो कुछ काम करने के लिए या ना करने के लिए, और ये बाध्यता क्या कहलाती है? कर्तव्य। उसके बाद में आपके क्या था? दायित्व, आवश्यकता का वे बंधन जो दोषकर्ता और दोष के उपचार के बीच होता है। उसके बाद में स्वामित्व 3 प्रकार, यूज कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, व्ययन में कोई रोक टोक नहीं, टाइम भी अनलिमिटेड। कब्जा क्या है? साभिप्राय भौतिक नियंत्रण, वास्तविक स्वामी को छोड़ के पूरी दुनिया के खिलाफ आपका उस पर अधिकार, और सामान्य के अनुसार किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच में निरंतर और वास्तविक।